हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भूटान के बारे में। भूटान की ज्योग्राफी, उसका मैपिंग, ये यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर भूटान की बात करें तो इस देश को कहा जाता है द्रुक्यूल। इसका मतलब द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे ब्रिटेन में है। यहाँ पे वज्रायना बुद्धिज्म ये स्टेट रिलीजन माना जाता है। वज्रायना बुद्धिज्म आप जानते हैं, ये एक महायाना बुद्धिज्म से डिराइव की गई डिसिप्लिन है, जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ये तिबेट में फॉलो होता है। भूटान हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये ब्रिटेन के लाइंस पे या इंडियन लाइंस पे हम कहें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भूटान, अगर मिलिट्री की बात करें तो भूटान हैज़ इट्स ओन मिलिट्री। इट ऑपरेट्स इट्स ओन मिलिट्री, लेकिन उसका एयरफोर्स नहीं है। तो भूटान इंडिया के ईस्टर्न कमांड से कोऑर्डिनेट करता है उसकी सिक्योरिटी के लिए। सो इंडिया और भूटान का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, स्पेशली सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। 2020 में अगर बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें साउथ एशिया में श्रीलंका और मालदीव्स, इनके बाद भूटान का तीसरा नंबर था। एक देश की अगर बात करें तो ये लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक जो देश होते हैं, जिनको सी कोस्ट नहीं होता है, तो ऐसे देश पिछड़े और गरीब होते हैं। लेकिन भूटान में हमको ये जानना पड़ेगा कि भूटान में डेवलपमेंट का कंसेप्ट अलग है। वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, इस टाइप का डेवलपमेंट होता है, तो वो प्रमोट नहीं करता है। भूटान बहुत सुंदर है, तो वहाँ आने वाले टूरिस्ट भी बहुत है, लेकिन इस पे भी उनका सरकार, राइट, इसको भी उनका सरकार कैप करता है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कैन एंटर भूटान। तो पैसा कमाना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके देश का सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। वहाँ पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे ये देश है। तो वो ह्यूमन हैप्पीनेस, वेलबींग, इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। 1960-70 तक वहाँ डेवलपमेंट बहुत नहीं था। डिफ़िकल्ट टेरेन है, लोगों तक पहुँचना मुश्किल है, और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की भी कमी थी। तो ऐसे चलते 60-70s के बाद धीरे धीरे वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, ये फैलने लग गया, और उस हिसाब से आज 2020 में मतलब ये पिछला रैंकिंग है, 2020 का नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर एच की बात करें तो साउथ एशिया में श्रीलंका और मालदीव के बाद भूटान का नंबर आता है, जो काफ़ी सराहनीय चीज़ है। अब सार्क देशों की अगर बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन की, तो इसमें भी अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखें तो इकोनॉमिक फ्रीडम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीस, लैक ऑफ करप्शन, ये जो पैरामीटर्स है 2016 के आंकड़े हमारे पास है, तो इसमें भी भूटान काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। करेंसी की बात करें तो भूटान की करेंसी गल्ट्रम है, जो इंडियन करेंसी से लिंक्ड है या फिक्स्ड है। और भूटान में आप अगर टूरिस्ट करके जाते हो तो वहाँ पे इंडिया का करेंसी भी एक्सेप्ट होता है। तो ये रही बात भूटान की। हेल्थ केयर, मतलब ये हमने जो देखा कि वहाँ पे एच काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं। तो उनके संविधान में, जैसे श्रीलंका के भी संविधान में है कि हेल्थ इज़ अ बेसिक राइट, बेसिक सर्विस जो गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री प्रोवाइड करनी है। तो इसी तरह भूटान में भी है, जैसे श्रीलंका में है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि हेल्थ केयर इज़ फ्री। नाउ फिजिकल मैप की अगर बात करें, भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप देखते हैं कि इसकी बॉर्डर्स अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया है, जो सिक्किम स्टेट है, यहाँ पे असम है, और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में। सो ऊपर तिबेट है, चाइना। सो ये तीन साइड से इंडिया से घिरा है, और ऊपर के साइड में आपको नॉर्थ में तिबेट है, जो तिबेट ऑटोनोमस रीजन चाइना अपना हिस्सा मानता है। अब ये लैंडलॉक्ड कंट्री और इसका टोपोग्राफी ये काफ़ी रग्ड है। दुनिया में मोस्ट रगड टोपोग्राफी भूटान में है। इसका मतलब क्या है कि भूटान, अगर आप देखिए ये तीन डिवीजन, तो इसमें आपको क्या दिखता है? ऊपर ग्रेटर हिमालयाज, बीच में लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, और उसके बीच में थोड़ी बहुत जगह जो प्लेन एरियाज माने जा सकते हैं। रिवर वैलीज अगर आप देखें तो सब नॉर्थ साउथ रन करती हैं। तो ये पूरा माउंटेनस टेरेन है जो हिमालय से कवर्ड है। इसलिए इसको कहा जाता है कि मोस्ट रगड टोपोग्राफी इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज अगर देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा, इनके बीच में भूटान का एरिया आता है। इसमें जो प्लेन एरियाज है वो प्रोमिनेंटली रिवर वैलीज में ही मिलते हैं, क्योंकि वैसे फिर जो प्लेन है वो तो असम में है हमारे यहाँ, हिमालयाज के नीचे शिवालिक के बाद। यहाँ पे जो प्लेन एरियाज है वो रिवर वैलीज में है, और इनको कहा जाता है डुअर्स। हिमालयाज़ की अगर बात करें तो वेस्ट हिमालय में इनको दून्स कहते हैं। आपने देखा है देहरादून, तो ये दून्स कहते हैं। वेरएज़ ईस्टर्न हिमालयाज़ में यही जो प्लेन एरियाज़ है रिवर वैलीज़ में, फ्लड प्लेन्स है, तो इनको दुआर्स कहा जाता है, DUARS, दुआर्स। तो ये दुआर्स आपको इंडिया में सिक्किम के पास, नॉर्थ बंगाल में,
और यहाँ पे भूटान में भी दिखते हैं। अब भूटान का जो हाईएस्ट पीक है गंगर पानसुन, ये दुनिया का ऐसा हाईएस्ट पीक है कि कभी इसको क्लाइम नहीं किया गया है पूरा पीक तक। तो दिस इज द हाईएस्ट अनक्लाइम माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं है कि इतना डिफिकल्ट है कि इसको क्लाइम भी नहीं कर सकते। लॉजिक ये है कि भूटान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, ये मानते हैं कि जो स्पिरिट्स होते हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स है कि जो स्पिरिट्स होते हैं वो माउंटेन पीक्स पे रहते हैं। तो लोगों को अगर हम अलाउ करेंगे तो वो स्पिरिट्स को डिस्टर्बेंस होगा। इस भावना, इस फेथ की वजह से वहाँ पे पीक्स को क्लाइम करना, माउंटेन पीक्स को क्लाइम करना ये परमिटेड नहीं है। इसी वजह से गांगर पुनसुन जो भूटान का हाईएस्ट पॉइंट है, वो अभी भी हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड करके माना जाता है। रिवर्स, आपको ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है कि भूटान से जो नदियाँ इंडिया में जाती है, इसको आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो इसमें एक नोट करने जैसी रिवर है, रिवर मनास। ये जो रिवर है ये असम में जाती है, जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है मनास इस नाम से ही। तो यहाँ पे एक स्पीसीज भी मिलता है, पिग्मी हॉग। ये स्पीसीज पूरे एशिया में सिर्फ मनास प्रोटेक्टेड रिजर्व में है, प्रोटेक्टेड एरिया में है। तो ये आपको इसके अलावा भी कुछ नदियाँ हैं, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। भूटान का अगर पूरा एरिया देखें तो मोर देन 40% इज ओनली माउंटेन्स, राइट? ओनली माउंटेन्स एवरीवेयर। कल्टिवेबल लैंड अगर देखें, जो प्लेन्स है वो हार्डली 16% है। एक रेफरेंस अगर आपको देना है तो इंडिया जैसा जो देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें 46%, अराउंड 40-45% एरिया है जो कल्टिवेबल है, जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। भूटान में ये एरिया सिर्फ 16% है। तो आप जान सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, और उसको सस्टेन करने के लिए जो रिसोर्सेज वहाँ पे चाहिए वो भी कम है। अब इस मैप की तरफ आप देखें तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स नोट करना इंपॉर्टेंट है, थिम्फू और पारो। ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वैलीज है ये, थिम्फू जो कैपिटल है, और पारो वैली भी। इसके अलावा भूटान के रोड मैप अगर देखें तो एक ईस्ट वेस्ट रूट ये आपको यहाँ पे दिखता है, राइट? ये ईस्ट वेस्ट रूट यही एक मेजर रूट है। बाकी रूट्स रिवर वैलीज में नॉर्थ टू साउथ ही है। भूटान में ये एरिया नोट करने जैसा है, इसको कहते हैं चुम्बी वैली, राइट? ये जो ट्रायंगुलर, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये चुम्बी वैली है। ये स्ट्रेटेजिक एरिया है। जो दोकलम का क्राइसिस हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और भूटान का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें था। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है, इस प्रोजेक्शन को लेके काफ़ी तनाव कुछ सालों पहले बना था। ये इसलिए है कि चाइना यहाँ आना चाहता है, चाइना यहाँ कंट्रोल चाहता है इस चुम्बी वैली में। उसका रीज़न ये है कि अगर चाइना यहाँ आ जाता है तो उसको इंडिया का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो नैरोएस्ट कॉरिडोर है इंडिया का, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, तो उसको चाइना को कंट्रोल करना आसान हो जाता है कि कल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना कैन क्लैम डाउन एंड सेपरेट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया। यही रीज़न है कि वाई इंडिया इज़ वेरी सेंसिटिव। इंडिया नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पे इस ट्रायंगुलर एरिया, इस चुम्बी वैली को कंट्रोल करे। भूटान भी इंडिया का स्टैंड सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब दोकलम क्राइसिस हुआ था तो इंडिया ने काफ़ी डटे रहने की भूमिका वहाँ ली थी। अब ये रहा हमारा डिस्कशन भूटान पे। उसका क्लाइमेट, वेजिटेशन और रिसोर्सेज, इसकी हम बात करते हैं। अगर आप ये मैप देखें तो जो लेसर हिमालयाज वाला पोर्शन है, तो वहाँ इस टाइप के डेंस फॉरेस्ट्स मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। और इसके नीचे जहाँ पे भी प्लेन एरिया है, रिवर वैलीज है, वहाँ पे टेरेस्ट फार्मिंग होता है, राइस कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ पैडी फील्ड्स हमको दिख रहे हैं। भूटान को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, सदर्न पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड नॉर्थ पोर्शन। सदर्न पोर्शन में अगर अल्टीट्यूड देखें, बेस मीन सी लेवल से 1500 मीटर की अल्टीट्यूड तक, तो इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट माना जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्यों? क्योंकि ये हिमालयस का फुटिल्स है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है। 200-250 सेंटीमीटर्स एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत कॉमन है। इस इनर हिमालयस की अगर बात करें तो 1500 से 3000 मीटर्स तक। तो यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है। सो दिस इज़ द बेस्ट एरिया, जिसको जैसे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ शिमला मनाली है, तो ये टेम्परेट एरिया है भूटान में 3000 मीटर्स तक। उसके ऊपर का जो एरिया है 3000 से ऊपर, ये अल्पाइन क्लाइमेट आता है, जहाँ पे आपको सिर्फ ग्रासलैंड्स मिलेंगे, राइट? ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस जंगल, ट्रीज ऐसा नहीं होता है। अल्पाइन ग्रासलैंड्स मिलते हैं, और ये काफ़ी इनहॉस्पिटेबल भी होता है, कि जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। भूटान का अगर रेनफॉल देखें तो 60 to 90% ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन कम्स फ्रॉम मानसून।
तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भूटान इज अ पार्ट ऑफ दैट सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मेजर क्लाइमेटिक टाइप है वो साउथ वेस्ट मानसून है ना, हम कहते हैं कि मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो भूटान में भी वही है। 60 to 90% ऑफ प्रेसिपिटेशन कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ की वाइल्ड लाइफ अगर देखें तो भूटान में एल्टीट्यूड का वेरिएशन इतना है, प्लेन लेवल से लेके आपको 3,000 4,000 मीटर्स तक एवरेज जो एल्टीट्यूड है, ऐसा वेरिएशन भूटान में मिलता है। इसलिए स्पीसीज जो है वो स्पीसीज में भी आपको ट्रॉपिकल से लेके पोलार स्पीसीज तक अलग अलग स्पीसीज के फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको मिलता है। यहाँ पे एक नोट करने जैसा है, जो स्टेट एनिमल माना जाता है दैट इज कॉल्ड हिमालयन ताकिन। ये एक टाइप का गोट है। जिस तरह हम हिमालय में आइबेक्स की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल इस एरियाज में एक हिमालयन गोट है, हिमालयन आइबेक्स। उसी तरह भूटान में हिमालयन ताकिन, इट्स अ काइंड ऑफ गोट, जो उनका स्टेट एनिमल भी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फॉरेस्ट की बात करें तो देखिए हमारे देश में 21% से 23% तक एरिया जो फॉरेस्ट माना जाता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया। तो हमारे यहाँ 21 to 23 ये क्लासीफाइड है फॉरेस्ट एरिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी एरिया फॉरेस्ट माना गया है वहाँ पे सच में जंगल हो। तो भूटान में 72% ऑफ द एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट विच इज़ वेरी गुड। सो एनवायरमेंट को ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। भूटान बिकॉज एल्टीट्यूड इतना है, ग्रेडियंट इतना है, और इतने कम टाइम में, मतलब 100 150 किलोमीटर में आप हज़ारों मीटर से एल्टीट्यूड कम ज़्यादा होता है। तो ऐसे इसमें जो नदियाँ हिमालय से आती है साउथ की तरफ, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, कि जो इंडिया और भूटान एक पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो भूटान को भी उसका फ़ायदा होता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को भी बेच सकते हैं, तो उनको फॉरेन एक्सचेंज भी इंडिया से प्राप्त होता है। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो भूटान का टेरेन ही इतना डिफिकल्ट है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अगर हो भी तो उनको माइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेरेन इज़ डिफ़िकल्ट। प्लस भूटान गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ना कि माइनिंग को, उस वजह से काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज भूटान में है कि जो माइन किए जाते हैं। तो उसमें दो नाम है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। राइट, ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये मिनरल्स वहाँ मिलते हैं जो माइन किए जाते हैं। और बाद में बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है भूटान का, वो बेस्ड है फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट में से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको प्रोसेस करके फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो भी कुछ सिलेक्टेड है, टिम्बर है इस टाइप में, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भूटान में है। अगर भूटान के एग्रीकल्चर की हम बात करें तो ये सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, मैक्सिमम पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में। तो 55% ऑफ भूटान पीपल पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस टाइप है। लेकिन एक बात अच्छी है कि लैंड ओनरशिप जो है ये विमेन के पास है। तो भूटान और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी अगर हम देखें तो कल्चरली विमेन आर रिस्पेक्टेड एंड दे आर गिवन वेरी हाई स्टेटस इन सोसाइटी। तो भूटान में हमको दिखता है कि मोस्ट लैंड इन भूटान, एग्रीकल्चरल लैंड इज ओन्ड बाय विमेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्रॉप्स की अगर बात करें तो जहाँ प्लेन्स है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो वहाँ पे राइस आएगा। थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो वीट आएगा। और फिर जो टेम्परेट क्रॉप्स है, बार्ले भी आता है, और मेज़ और पोटैटोज़ ये भी भूटान में उगाए जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में यहाँ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज। टेम्परेट क्लाइमेट होगा तो एप्पल आएगा, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड होगा तो ऑरेंज आएगा। और यहाँ के जो ऑरेंजेस होता है, ये जो सिट्रस फ्रूट्स है, दिस आर एंडेमिक टू दिस एरिया। सो वाइल्ड वेराइटीज़ है, एंडेमिक है, न्यूट्रिशियस है। लाइफ स्टॉक की अगर बात करें तो कैटल, याक, शिप, ये प्रोमिनेंट लाइफ स्टॉक है। पास्चर लैंड, सिर्फ यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि पास्चर लैंड, क्योंकि प्लेन एरिया कम है, तो जो कैटल है, लाइफ स्टॉक है, उनको खाने के लिए जो पास्चर ग्रासलैंड्स लगते हैं, उतने ग्रेजिंग ग्रासलैंड्स भूटान के पास नहीं है। तो अब वो फॉरेस्ट का ही यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे फॉरेस्ट में ग्रेजिंग परमिटेड है। तो ये रहा इंडिया भूटान के बारे में डिस्कशन। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस का आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाए। तो अ, दोस्तों, ज्योग्राफी ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैपिंग उसमें आपको मदद करेगा। थैंक यू।